नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है अजयगढ़ रियासत के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि संस्थापक कौन है अजयगढ़ रियासत के। तो दोस्तों, गुमान सिंह का नाम आपको ध्यान रखना है। गुमान सिंह अजयगढ़ रियासत के संस्थापक हैं। और राजधानी की बात करें अजयगढ़ रियासत की, तो अजयगढ़ राजधानी है। समय अवधि आप देखें 1765 से 1809 के आसपास का समय ध्यान रखना है। संस्थापक कौन है? गुमान सिंह हैं। दोस्तों, अजयगढ़ रियासत की स्थापना जैतपुर के राजा पहाड़ सिंह बुंदेला के भतीजे गुमान सिंह बुंदेला ने की थी। अजयगढ़ रियासत में दोस्तों जो शासक थे, उन शासकों ने सवाई महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो इस उपाधि को भी आप ध्यान रखें अजयगढ़ रियासत के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों, गुमान सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद क्रमशः बखत सिंह बुंदेला, माधव सिंह बुंदेला और महीपत सिंह बुंदेला शासक हुए। और दोस्तों, बखत सिंह बुंदेला को लक्ष्मण सिंह को अपना कामदार नियुक्त किया। किसे बखत सिंह बुंदेला ने अपना कामदार नियुक्त किया? लक्ष्मण दउआ या लक्ष्मण सिंह को नियुक्त किया। पर दोस्तों, महीपत सिंह बुंदेला की पत्नी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था। आपको ध्यान क्या क्या रखना है कि भाई जो अजयगढ़ रियासत है उसके संस्थापक कौन है, तो आपको गुमान सिंह का नाम जरूर ध्यान रखना है। फिर जैतपुर रियासत की बात करते हैं। संस्थापक हैं जगत राज बुंदेला। कौन है दोस्तों? जगत राज बुंदेला जैतपुर रियासत के संस्थापक। राजधानी थी जैतपुर। 1731 से 1843 के आसपास का समय। दोस्तों, जैतपुर रियासत के संस्थापक छत्रसाल बुंदेला के दूसरे पुत्र जगत राज बुंदेला थे। जैतपुर रियासत की राजधानी दोस्तों जैतपुर, वर्तमान महोबा जिला जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, यह थी। दोस्तों, जगत राव बुंदेला के उत्तराधिकारी क्रमशः पहाड़ सिंह बुंदेला, गजराज बुंदेला, केशर सिंह बुंदेला और पारीछत बुंदेला हुए। दोस्तों, राजा पारीछत ने बुंदेलखंड में बुढ़वा मंगल उत्सव का आयोजन कर अंग्रेजों के खिलाफ जागीरदार और अन्य लोगों को इकट्ठा किया। अब ध्यान क्या रखना है, बुढ़वा मंगल उत्सव का आयोजन किसने किया? राजा पारीछत ने किया। कहाँ किया? बुंदेलखंड में किया। क्यों? इस उत्सव के कारण जागीरदार और अन्य लोगों को इकट्ठा किया गया अंग्रेजों के खिलाफ। दोस्तों, पारीछत बुंदेला के बाद खेत सिंह बुंदेला को शासक बनाया गया और इसकी मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जैतपुर रियासत पर हो गया अधिकार। तो किसका नाम ध्यान रखना है दोस्तों आपके लिए? जगत राव या जगत राज बुंदेला का। ठीक। फिर बात करते हैं शाहगढ़ रियासत की। संस्थापक हैं हृदय शाह। राजधानी शाहगढ़ गड़ाकोटा। समय अवधि 1744 से 1858। दोस्तों, शाहगढ़ रियासत के संस्थापक छत्रसाल बुंदेला के पुत्र हृदय शाह बुंदेला थे। दोस्तों, शाहगढ़ रियासत में हृदय शाह बुंदेला के बाद शोभा सिंह बुंदेला, पृथ्वीराज बुंदेला, हरि सिंह बुंदेला, मर्दन सिंह बुंदेला और राजा बख्तवली शासक हुए। इतना आप ध्यान रख सकते हैं। फिर दोस्तों, पृथ्वीराज बुंदेला को आप जाने कि इन्होंने शाहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। पृथ्वीराज बुंदेला के पुत्र हरि सिंह बुंदेला ने गड़ाकोटा को राजधानी बनाया। दोस्तों, राजा बख्तवली शाहगढ़ रियासत का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। तो बख्तवली शाहगढ़ के जो शासक हैं, इनका नाम आपको नहीं भूलना। दोस्तों, बख्तवली ने या बखतवली, आप इस प्रकार से पढ़ें, राजा बखतवली ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और दोस्तों, बोधन दउआ जो कि प्रश्न भी एमपीपीएससी पूछ चुका है, राजा बखतवली के प्रमुख सेनापति थे। राजा बखतवली किस रियासत से संबंधित हैं? शाहगढ़ रियासत से संबंधित है। दोस्तों, 1858 में राजा बखतवली ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और
रियासत अंग्रेजों के अधीन हो गई। कौन सी रियासत? शाहगढ़ रियासत। फिर दोस्तों छतरपुर रियासत की बात करते हैं। संस्थापक कुंवर सोने से हैं परमार। राजधानी छतरपुर। 1790 से 1816 के आसपास का समय। छतरपुर रियासत के संस्थापक दोस्तों कौन थे? सोने सिंह बुंदेला या सुनेजू पवार थे। दोस्तों सुनेजू पवार बुंदेला के उत्तराधिकारी उनके बेटे प्रताप सिंह बुंदेला हुए। और दोस्तों 1816 में प्रताप सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, ये तो हो गई छतरपुर रियासत की बात। अब यहां पर एक सेक्शन दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं टाइटल के साथ, इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नौगांव तहसील देश का पहला स्मार्ट सिटी था, जिसे अंग्रेजों ने 1842 में बनवाया था। तो देश का पहला स्मार्ट सिटी कौन है? नौगांव तहसील। किस जिले की है? छतरपुर जिले की है, जिसे 1842 में अंग्रेजों ने बसाया था। दोस्तों नौगांव को एक समय मिनी चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो आप ये मिनी चंडीगढ़ भी दोस्तों ध्यान रख सकते हैं। नौगांव को एक समय मिनी चंडीगढ़ कह देते थे। आज़ादी के बाद दोस्तों नौगांव को 15 अगस्त 1947 में विंध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में नवाजा गया। इसके पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया गया और 1 वर्ष तक विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा। तो दोस्तों नौगांव ध्यान रखना है, विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा है 1 वर्ष तक। इसके पहले मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना को बनाया गया। और दोस्तों देश की पहली स्मार्ट सिटी बना, मिनी चंडीगढ़ कहते थे हम नौगांव तहसील को। फिर बात करते हैं दोस्तों बुंदेलखंड की अन्य रियासतों की, जिसमें हम बात करेंगे रियासत के नाम की, कौन संस्थापक है, क्या राजधानी थी और कुछ विशेष तथ्य हमें मिलता है, तो इसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, 15 दिन के आसपास का समय है। हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार मेहनत करते रहना है और एग्जाम को क्रैक करना है। मेरा प्रयास है सीरीज को हम कंप्लीट कर लें, बहुत समय से पेंडिंग चल रही थी, तो मैं कोशिश करूंगा एग्जाम के पहले तक इसको कवर करा दूं। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिस कारण से सीरीज कंप्लीट नहीं हो पाई, साथ ही साथ ऑफिस के कारण भी थोड़ा सा कम समय मिल पाता है। और बाकी जो चीजें थी उन सबके सम्मिलित रूप से या उन सभी कारणों को सम्मिलित रूप से कहें तो वीडियो सीरीज ज्यादा जल्दी या तेज गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। चूंकि अब एग्जाम आ रहा है तो कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इसको हम कवर करने का प्रयास करें। तो दोस्तों बुंदेलखंड की अन्य रियासतों में सबसे पहले ध्यान रखें चंदेरी बानपुर रियासत। संस्थापक भरत सिंह बुंदेला। राजधानी चंदेरी, केलंगवा और बानपुर। दोस्तों 1857 की क्रांति में मर्दन सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लिया। कहने का मतलब क्या है, मर्दन सिंह बुंदेला किस रियासत के थे? चंदेरी बानपुर रियासत। ठीक, फिर विजय राघवगढ़ रियासत की बात करें तो संस्थापक बैनी हजूरी कछवाह प्रयागदास, जिन्हें हम कहते हैं। राजधानी विजय राघवगढ़। और दोस्तों बाद में यह रियासत 2 भागों में मैहर और विजय राघवगढ़ में विभाजित हो गई। मैहर रियासत के संस्थापक विष्णु सिंह थे। अब ध्यान रख लेना है, विजय राघवगढ़ रियासत के संस्थापक बैनी हजूरी और मैहर रियासत के संस्थापक विष्णु सिंह। फिर दोस्तों समथर रियासत, राजधानी थी शमशेरगढ़ या समथर। वर्तमान में दोस्तों जो यह क्षेत्र है वह बेतवा और पाहुज नदी के मध्य दतिया और झांसी के निकट आता है। गरौली रियासत की बात करें संस्थापक गोपाल सिंह दोस्तों, और जो यह रियासत है छतरपुर टीकमगढ़ क्षेत्र में धसान नदी के किनारे स्थित थी। गरौली रियासत, संस्थापक गोपाल सिंह। गा से गा आप नाम याद रखें। ठीक, अब हम चर्चा कर लेते हैं एग्जाम हेल्प की। मध्य प्रदेश के अन्य स्थलों के प्राचीन नाम। बहुत सारे विद्यार्थी तो पहले से ही इनको जानते ही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों काकनाम कहते थे सांची को, दशपुर मंदसौर, पांचालगढ़ पचमढ़ी, टुंडीकर दमोह, शादियाबाद मांडू, मयूरवन मुरैना, मानधाता ओमकारेश्वर, दिलीप नगर दतिया, भेलसा नगर विदिशा, खानदेश बुरहानपुर, एरन को कहते थे स्वरभोग नगर जिससे कहते हैं उसको पहले एरन कहते थे। खानदेश दोस्तों पहले बुरहानपुर को कहते थे। टुंडीकर दोस्तों रिपीट हुआ है दमोह को,
कारुष बघेलखंड, बांधव वेश बघेलखंड, रीमा दोस्तों रीवा का पुराना नाम है, ब्रह्मपुरी चित्रकूट का पुराना नाम है, तेवर त्रिपुरी, उच्चकल्प उच्चहरा को कहते थे, और डहाल देश दोस्तों जबलपुर को कहते थे, गंगापुरी ओरछा, अनलपुर शिवपुरी और मुडवारा कटनी को कहते थे। तो इन नामों को भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बुंदेलखंड रियासत से संबंधित प्रमुख स्थापत्य कला की। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना है ओरछा किला, तो ओरछा में ही होगा, रानी महल, शहर पनाह और राजा राम मंदिर। इसके अलावा जहांगीर महल, चतुर्भुज महल, सप्तखंडा महल। सप्तखंडा दोस्तों दतिया में है ना। पहले हम ओरछा के सारी चीजों को देख लेते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, ओरछा किला, रानी महल, शहर पनाह, राम राजा मंदिर, जहांगीर महल और चतुर्भुज मंदिर, यह सभी कहाँ स्थित हैं, ओरछा में स्थित हैं। ओरछा का किला किसने बनाया था, रुद्र प्रताप भारती चंद्र ने। रानी महल, शहर पनाह भी दोस्तों भारती चंद्र ने। राजा राम मंदिर दोस्तों किसने बनवाया था, मधुकर शाह ने। फिर जहांगीर महल और चतुर्भुज मंदिर यह वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। अब दोस्तों बात करें दतिया किला कहाँ पर है, दतिया में है। करेरा किला शिवपुरी में है। इन दोनों को भी वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। सप्तखंडा महल दोस्तों दतिया में है, इसको भी वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। फिर बात करते हैं दोस्तों छतरपुर शहर, छतरपुर कौन निर्माण करता है, बनाने वाले हैं या स्थापना करने वाले हैं, बसाने वाले हैं, छत्रसाल। प्राणनाथ मंदिर पन्ना में है, छत्रसाल ने निर्माण करवाया था। सागर शहर दोस्तों सागर उड़ान शाह निर्माण करता या इसको बसाने वाले हैं। अजयगढ़ किले की बात करें तो पन्ना में अजयपाल, बुंदेली दरवाजा रीवा में हृदय शाह ने बनवाया था। तो इनको आपको जरूर याद रखना है दोस्तों, बुंदेली दरवाजा जरूर याद रखें दोस्तों, रीवा में देखने को मिलेगा, हृदय शाह ने बनवाया था, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब राजा हरदौल की बात कर लेते हैं, संबंध था ओरछा रियासत से। और हरदौल दोस्तों बुंदेलखंड के महाराजा वीर सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। स्थानीय लोग शादी विवाह हो या यज्ञ का भंडारा इन्हें आमंत्रित करना नहीं भूलते। मान्यता क्या है इसके पीछे, कि हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती। मतलब जो खाना बनवाया गया है परोसने के लिए या खिलाने के लिए, उसमें कोई कमी नहीं आती यदि राजा हरदौल को निमंत्रण दे दिया जाए। तो लोगों की ऐसी मान्यता है कि राजा हरदौल को निमंत्रण देने से भंडारे में कोई कमी नहीं आती। अब हरदौल की मनौती की चर्चा कर लेते हैं। न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित वीरता प्रधान गायन परंपरा है हरदौल की मनौती। सबसे पहले ध्यान रखना है वीरता प्रधान है, और दूसरा क्या है, गायन परंपरा है। और दोस्तों राजा हरदौल को बुंदेलखंड क्षेत्र में देव रूप में पूजा जाता है, इतना आप ध्यान रख लें। ये तो हमने कर ली बुंदेलखंड रियासत की चर्चा। दोस्तों इस ही वीडियो में हम करेंगे अब बघेलखंड रियासत की चर्चा। हमें सीरीज जल्दी कवर करनी है, प्रयास करना है पेपर के पहले कंप्लीट तो हो जाए, ठीक है। तो बघेलखंड रियासत में ही वैसी ही चर्चाएं होंगी, पहले पृष्ठभूमि, फिर प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख शासक और बघेलखंड वंश से संबंधित या बघेल वंश से संबंधित साहित्य की चर्चा होगी। पृष्ठभूमि दोस्तों ध्यान रखना है, बघेल मूलतः गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश से संबंधित थे। दोस्तों सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल ने अपनी मौसी के बेटे अर्णोराज को व्याघ्रपल्ली बघेलीबारी का सामंत बनाया था। ध्यान रखना है, बघेलबारी ग्राम से संबंधित होने के कारण अर्णोराज के वंशज बघेल कहलाए, ठीक है। फिर दोस्तों अर्णोराज का बेटा लवण प्रसाद हुआ, जिसे बघेलखंड के ऐतिहासिक स्रोत में व्याघ्र देव कहा जाता है। तो लवण प्रसाद को व्याघ्र देव कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों व्याघ्र देव को बघेल वंश का आदि पुरुष माना जाता है। दोस्तों व्याघ्र देव का पुत्र कर्णदेव तथा कर्णदेव के पुत्र भीमल देव एवं बीसल देव हुए। अभी कहानी क्लियर हो रही होगी भाई, व्याघ्र देव कौन था, कर्णदेव, बीसल देव कौन थे, है ना, पृष्ठभूमि जानने के बाद। फिर दोस्तों 1236 ईस्वी की बात है। 1236 ईस्वी के आसपास कालिंजर पर भर जाति के राजाओं का, जबकि कालिंजर के समीप स्थित गहोरा चित्रकूट पर लोधी वंश के राजाओं का अधिकार था। दोस्तों भर एवं लोधी वंश के राजाओं के मध्य सीमा विवाद में व्याघ्र देव ने भर राजाओं का सहयोग करने हेतु अपने दोनों पोते भीमल देव और बीसल देव को कलिंजर भेजा था। जीत के बाद दोस्तों भर जाति के राजा ने खुश होकर भीमल देव को गहोरा क्षेत्र सौंपा, जबकि बीसल देव गुजरात लौट गया। इस पूरी स्टोरी से आपको समझ में आया होगा भीमल देव के पास गहोरा क्षेत्र कैसे आया। अब दोस्तों यहाँ पर आप इनका फैमिली ट्री भी थोड़ा सा देख लें।
व्याघ्रदेव जिसे लवण प्रसाद कहते हैं, इनके पुत्र कर्णदेव, इनके दो पुत्र हुए भीमलदेव जिसे गहुरा क्षेत्र दिया किस जाति के लोगों ने, राजा ने, भर जाति के राजा ने। कर्णदेव का दूसरा क्षेत्र, दूसरा पुत्र बीसलदेव जो कि गुजरात लौटा था, गुजरात क्षेत्र से संबंधित है, और भीमलदेव मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें दोस्तों तो बघेलखंड का विस्तार मध्य प्रदेश में रीवा, सोहाबल सतना, गहोरा चित्रकूट, उचेहरा सतना, बांधवगढ़, मुकुंदपुर सतना, चौखंडी रीवा में था। तो इस प्रकार से आप मुख्य रूप से सतना, रीवा, बांधवगढ़ क्षेत्र, इन सबको आप बघेलखंड क्षेत्र मान सकते हैं। प्रमुख शासकों की बात करें तो भीमलदेव तो आप नहीं भूलने वाले, फिर रानिंग देव, वीरसिंह देव, वीरमदेव, नरहरि देव, वीरभानु, रामचंद्र देव, वीरभद्र देव, विक्रमाजीत, अमर सिंह, मार्तंड सिंह, ये प्रमुख शासक हुए बघेल वंश के। भीमलदेव की बात करें दोस्तों 1236 ईस्वी में पहले चर्चा कर ली है। भीमलदेव ने गहोरा चित्रकूट के समीप स्थापना की थी बघेल वंश की, भर जाति के राजाओं ने दिया था खुश होकर। रानिंग देव की बात करें तो दोस्तों वीर भानुदय काव्य में रानिंग देव को गहोरा का प्रथम शासक माना गया है। फिर बारी आती है वीर सिंह देव की। दोस्तों वीर सिंह देव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी, लेकिन राणा सांगा की हार के बाद भाई बाबर के दोस्त बन गए थे वीर सिंह देव। वीर सिंह देव प्रयाग में जल समाधि लेने वाले बघेली रियासत के एकमात्र शासक थे। जल समाधि ली थी वीर सिंह देव ने प्रयाग में। वह कबीर पंथी या कबीर का भक्त था, इसलिए दरबार में उसका साहिब सलाम कहकर अभिवादन किया जाता था। साहिब सलाम को वीर सिंह देव से जोड़े, कबीर के भक्त थे, कबीर पंथी थे, इस बात को भी ध्यान रख सकते हैं। फिर बारी आती है वीर भानु सिंह की। 1539 में चौसा के युद्ध में या चौसा के युद्ध के बाद वीर भानु ने हुमायूं की युद्ध में मदद की थी। इस कारण मुगल शासकों ने उसे कर मुक्त रखा था और वह हुमायूं का मित्र भी था। फिर रामचंद्र देव दोस्तों, रामचंद्र देव अकबर के समकालीन थे। तानसेन इनके दरबारी संगीतज्ञ हुआ करते थे। तानसेन की ख्याति सुनकर अकबर ने जलाल खां कुर्ची को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुलवा लिया। रामचंद्र देव ने दोस्तों 1564 ईस्वी में अपनी राजधानी गहोरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित की, और रामचंद्र देव के समय दोस्तों बघेलखंड रियासत को बंधु राज्य या बांधवेश कहा जाता था। बंधु राज्य या बांधवेश बघेलखंड को कहते थे। दोस्तों रामचंद्र देव 1584 को अकबर के दरबार आगरा फतेहपुर सीकरी में शामिल हुए थे, ध्यान रख सकते हैं। फिर वीरभद्र देव की बात करें तो अकबर ने वीरभद्र देव को राजा की उपाधि दी और बांधवगढ़ का शासक नियुक्त किया। अकबर ने, ध्यान रखना, राजा की उपाधि किसे दी थी? वीरभद्र देव को दी थी और बांधवगढ़ का शासक नियुक्त किया था। इनके प्रमुख दरबारी पद्मनाथ मिश्र थे। वीरभद्र देव की याद रखना है, जिन्होंने वीरभद्र देव चंपू रचना की है। किसने की है? पद्मनाथ मिश्र ने की है। दोस्तों गहोरा से बांधवगढ़ आते समय पालकी से गिरने के कारण वीरभद्र देव की हो गई थी मृत्यु। फिर दुर्योधन की बात करते हैं। कुछ स्त्रोतों में दोस्तों 1592 से 1600 ईस्वी 1 ईस्वी तक, कब से कब तक? 1592 से 1601 ईस्वी तक अकबर ने वीरभद्र देव के किसी भी पुत्र को मान्यता नहीं दी। कुछ स्त्रोतों में ऐसा कहा गया है। फिर 1601 में अकबर ने वीरभद्र देव के पुत्र दुर्योधन को राजा के रूप में मान्यता दी और भारती चंद्र को उसका संरक्षण नियुक्त किया। फिर दोस्तों विक्रमजीत बघेल की बात करें तो विक्रमजीत बघेल ने राजधानी को बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित किया और रीवा होने के बाद बघेल वंश अब बांधवेश से रीवा राज्य कहलाने लगा। इन्होंने बांधवगढ़ को सेना का मुख्यालय बनाया। विक्रमजीत सिंह दोस्तों राजधानी कहाँ ले गए? रीवा ले गए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है अमर सिंह की। दोस्तों इस वंश के राजा अमर सिंह साहित्य प्रेमी थे। इनके दरबार में नीलकंठ व भूपति राय विद्वान थे। दोस्तों नीलकंठ ने अमरेश विलास नामक ग्रंथ की रचना करी है। ध्यान रखना है आपको, नीलकंठ ने अमरेश विलास नामक की ग्रंथ की रचना की है और इन्होंने सतना में अमरपाटन नामक शहर की स्थापना की थी। अमर सिंह याद रखना है। फिर दोस्त जयसिंह की बात करें दोस्तों तो जयसिंह ने अंग्रेजों के साथ 1812 में बांदा की संधि की। अब बांदा की संधि ध्यान रखना है, सन कब हुई थी दोस्तों? 1812 में हुई थी। किसने की थी? जयसिंह ने की थी। दोस्तों इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने जयसिंह को रीवा राज्य का शासक स्वीकार किया और बदले में रीवा राज्य की सेना अंग्रेजों की सहायता करेगी, यह तय हुआ।
दोस्तों जयसिंह हिंदी और संस्कृत के लेखक भी थे। जयसिंह ने हरिचरित चंद्रिका ग्रंथ की रचना की थी। विश्वनाथ सिंह की बात करें दोस्तों तो विश्वनाथ सिंह के शासनकाल में वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। विश्वनाथ सिंह ने दोस्तों 18 ग्रंथों की रचना की, जिसमें आनंद रघुनंदन और कबीर बीचक प्रसिद्ध है। रघुराज सिंह की बात करें दोस्तों तो 1857 की क्रांति के समय बघेली रियासत के शासक थे रघुराज सिंह। इस बात को आप जरूर याद रख लें कि 1857 की क्रांति के समय बघेल रियासत के शासक कौन थे? रघुराज सिंह थे। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों इनके समय एक दिन के लिए रीवा के प्रवास पर आए। इनके समय सबसे पहले 1867 में जबलपुर सतना इलाहाबाद रेल लाइन का प्रारंभ हुआ था। 1871 में बघेलखंड एजेंसी की स्थापना की गई और दोस्तों बघेलखंड एजेंसी में 5 रियासत रीवा, मैहर, नागौद, सोहाबल एवं कोठी को शामिल किया गया। दोस्तों बघेलखंड एजेंसी का प्रथम एजेंट कैप्टन गुडफेलो को बनाया गया। इन्होंने गोविंदगढ़ किले का निर्माण कराया। किसने? रघुराज सिंह ने। फिर दोस्तों के वेंकट रमन सिंह की बात करें तो दोस्तों 1895 में इनके समय रीवा राज्य में पड़ गया था अकाल, जिसके कारण इन्होंने अकाल पीड़ित कोष की स्थापना की थी। दोस्तों रीवा में इन्होंने सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय का निर्माण कराया। वेंकट रमन सिंह की बात चल रही है। इन्होंने बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया। पशु पक्षियों को पोषण हेतु रीवा में कोठी भवन का निर्माण करवाया। दोस्तों रीवा से उमरिया के मध्य सड़क निर्माण और रीवा रियासत में कई जगह अस्पताल भी खुलवाए। वेंकट रमन का दोस्तों योगदान के लिए आप जरूर याद रखें इनको। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया और ग्रामीण क्षेत्रों पर स्कूल खोले। दोस्तों रीवा में दरबार प्रेस की स्थापना कराई। शुभचिंतक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन यहीं से होता था, दरबार प्रेस से होता था। शुभचिंतक साप्ताहिक पत्रिका, दोस्तों मैंने साहित्य कह दिया, शुभचिंतक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन दरबार प्रेस रीवा से होता था। पर दोस्तों महाराजा गुलाब सिंह की बात करें तो 1934 में इन्होंने पवाई रूल्स लागू किए, जिससे वन उपज पर रीवा दरबार का अधिकार हो गया और पवई द्वार जमींदार का एक प्रकार था। दोस्तों पवईदार क्या है? जमींदार का प्रकार है। तो पवईदार पर 4-5 गुना लगान बढ़ा दी गई थी, याद रखना है। 1934 की बात है। पवई रूल्स किसने लागू किए थे? महाराजा गुलाब सिंह ने लागू किए थे। इससे हुआ क्या था? वन उपज पर रीवा दरबार का अधिकार हो गया था और पवईदार जो हुआ करते थे, पवईदार मतलब जमींदार, इन पर 4-5 गुना लगान बढ़ा दिया गया था। और दोस्तों 1938 में इन्होंने जुबली जनरल अस्पताल की स्थापना रीवा में की थी। 1936 में पंचवर्षीय शिक्षा योजना लागू की थी। गुलाब सिंह के नाम पर आपको ये चीजें याद रखनी है। फिर मार्तंड सिंह की बात करें, इनके समय रीवा रियासत का विलय 11 मार्च 1948 को भारत संघ में किया गया था। 11 मार्च 1948 आप ध्यान रख सकते हैं, रीवा रियासत का विलय भारत संघ में हुआ था। दोस्तों गोविंदगढ़ में आम अनुसंधान केंद्र स्थापित करने में मार्तंड सिंह का योगदान है और इस वंश के अंतिम शासक मार्तंड सिंह को भारत का पहला सफेद टाइगर मोहन मिला था। इतना ध्यान रखना है। बघेल वंश की राजधानी और समकालीन शासकों की बात करें तो गहुरा राजधानी दोस्तों भीमल देव, बुल्लार देव, रनिंग देव, वीर सिंह देव और वीर भानु के समय हुआ करती थी। बांधवगढ़ राजधानी रामचंद्र देव और वीरभद्र देव के समय हुआ करती थी। इसी प्रकार से रीवा राजधानी विक्रमजीत सिंह, अमर सिंह, अनूप सिंह, भाव सिंह, वेंकट रमन सिंह, गुलाब सिंह और मार्तंड सिंह के समय हुआ करती थी। कंफ्यूजिंग पॉइंट की दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों बघेलखंड के बघेल राजपूत गुजरात के सोलंकियों की एक शाखा है। दोस्तों गुजरात के व्याघ्रदेव उत्तर भारत आए और उसने चित्रकूट के समीप मड़फा किला जीता और गहोरा गोरा को राजधानी बनाया। दोस्तों व्याघ्रदेव का पुत्र करणदेव और जिसका विवाह रतनपुर की है वंश की राजकुमारी से हुआ था एवं दहेज में उसे बांधवगढ़ किला मिला था। दोस्तों करणदेव ने बांधवगढ़ को नवीन राजधानी बनाया जो 1597 तक महाराजाओं का निवास स्थान रहा। ध्यान रखना है आपके लिए इतने कुछ फैक्ट्स को इस वंश के संबंध में। फिर बघेल वंश के साहित्य की बात करें तो दोस्तों एक तरफ ग्रंथ और दूसरी तरफ लेखक की चर्चा करनी है। बघेल वंशावली अजवेश राम ने लिखी। रीवा राज्य दर्पण जीतन सिंह ने लिखा। व्याघ्र वंश संग्रह रहमान अली। बघेल वंश वर्णनम रूपाली शर्मा। अमरेश विलास नीलकंठ द्वारा। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह द्वारा और हरिचरित चंद्रिका जयसिंह के द्वारा लिखा गया। फिर दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों की। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है टेबल किस फॉर्मेट में है। सबसे पहले राजवंश, फिर संस्थापक और फिर राजधानी। इस फॉर्मेट में हम चर्चा करने वाले हैं।
तो दोस्तों औलिकर वंश की सबसे पहले बात करेंगे। संस्थापक है यशोवर्मन या यशोधर्मा। राजधानी दसपुर मंदसौर। कामर्दक वंश यशोमती। बुंदेलखंड के बाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। नागवंश के वृषनाग। राजधानी विदिशा। गुर्जर प्रतिहार वंश हरिश्चंद्र या नागभट्ट प्रथम। राजधानी उज्जैन। ग्वालियर के परवर्ती प्रतिहार नटुल संस्थापक थे। खानदेश काभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन। यजपाल वंश के चहारदेव। कलचुरी वंश के बामराज। राजधानी त्रिपुरी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक या चंद्रवर्मा। राजधानी खजुराहो। दोस्तों बहुत सारी चर्चा पहले ही कर चुके हैं हम। परमार वंश के संस्थापक कृष्णराज या उपेंद्र। राजधानी उज्जैन और धार। मालवा का गौरी वंश दिलावर खां गौरी। राजधानी मांडू। मालवा के खिलजी वंश की भी राजधानी मांडू। संस्थापक महमूद खिलजी। तोमर वंश वीर सिंहदेव संस्थापक। ग्वालियर राजधानी। कछवाहा वंश लक्ष्मण या वज्रदामन संस्थापक। मुरैना राजधानी। फिर दोस्तों गड़ा राजगौड़ वंश यादव राय या जादू राय संस्थापक। गढ़मंडला रामपुर राजधानी। देवगढ़ के गौड़ वंश दोस्तों राजा जाटव संस्थापक थे। देवगढ़ या छिंदवाड़ा इनकी राजधानी हुआ करती थी। फिर होलकर वंश मल्हार राव होलकर। इंदौर महेश्वर राजधानी। सिंधिया वंश राणोजी सिंधिया। उज्जैन ग्वालियर राजधानी। ध्यान रखना है दोस्तों, होलकर वंश की राजधानी इंदौर महेश्वर। संस्थापक मल्हार राव होलकर। सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन और ग्वालियर। संस्थापक राणोजी सिंधिया। पवार वंश दोस्तों उदाजी पवार या आनंद पवार। राजधानी धार। तुकोजी वंश दोस्तों तुकोजी राव प्रथम और देवास बड़ी पंथी राजधानी। जीवाजी वंश दोस्तों जीवाजी राव संस्थापक। देवास छोटी पंथी राजधानी। कंफ्यूजन यही होता है, तुकोजी वंश की राजधानी देवास से लेकिन बड़ी पंथी। जीवाजी वंश की राजधानी देवास से लेकिन छोटी पंथी। भोपाल रियासत की बात करें दोस्त मोहम्मद खान संस्थापक और इस्लाम नगर भोपाल इनकी राजधानी थी। फिर दोस्तों परीक्षा उपयोगी तथ्यों की बात करें तो दोस्तों आभीर वंश नाम से सातवाहनों के विघटन के पश्चात खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। अनूप प्रदेश खानदेश ध्यान रखना है। अभीर वंश का संस्थापक ईश्वर सेन था। चर्चा हमने की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। खानदेश का अभीर वंश संस्थापक ईश्वर सेन। बोधि वंश का शासन जबलपुर के त्रिपुरी तेवर क्षेत्र में था। मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश का शासन बुंदेलखंड क्षेत्र में था। दोस्तों पुराणों में वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति को विदिशा का शासक कहा गया है। इतिहास के विद्वान ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक बामराज देव को माना है। ध्यान रखना है, इतिहास के कुछ विद्वान हैं जिन्होंने त्रिपुरी के कलचुरी वंश का संस्थापक कहा है। कौन है? बामराज देव हैं। दोस्तों मालवा नाम देने का श्रेय औलिकर वंश को दिया जाता है। इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स ने रेवा नदी का नाम बदलकर नर्मदा किया। दोस्तों उच्चकल्प वंश का शासन बघेलखंड क्षेत्र में था जिसकी राजधानी उच्चकल्प या उच्चैहरा थी। मध्य प्रदेश में दोस्तों दो पांडु वंश का शासन रहा है। एक पांडु वंश का शासन कलिंजर से लगे मध्य प्रदेश के भूभाग पर था और दूसरे पांडु वंश का मैकाल क्षेत्र में। तो कालिंजर से लगा भूभाग और मैकाल क्षेत्र, यहाँ पर दो पांडु वंश का शासन मध्य प्रदेश में रहा है। फिर दोस्तों गुजरात के चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने परमार राजाओं को हराकर संपूर्ण मालवा को अपने राज्य में मिलाकर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। फिर परमार शासक राजा भोज ने 23 ग्रंथों की रचना की। गर्द विल्लभ वंश का शासन उज्जैन क्षेत्र में था। राजा गर्द विल्लभ ही गंधर्व सेन या गांधर्व विल्लभ परमार हैं। दोस्तों गंधर्व सेन के बेटे का नाम विक्रमादित्य था जिन्होंने भारत से शकों को खदेड़ा था। दोस्तों छैरात वंश की बात करें तो दोस्तों छैरात वंशी शक शासक नहपान का राज्य मंदसौर एवं उज्जैन तक विस्तृत था। ग्वेल वंश का शासन मंदसौर क्षेत्र में था, इतना याद रखना है। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं तानसेन के बारे में। जन्म दोस्तों बेहट गांव ग्वालियर में हुआ। मूल नाम रामतनु पांडे या तन्ना, दोनों नाम ध्यान रखते हैं, तन्ना या रामतनु पांडे। राजाश्रय की बात करें तो दौलत खां दोस्तों शेर शाह सूरी का पुत्र, रामचंद्र रीवा के महाराज और मुगल सम्राट अकबर, इनका इन्हें राजाश्रय प्राप्त था। फिर दोस्तों अकबर अथवा मोहम्मद गौस खां के कहने पर ही इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और अपना नाम बदलकर आता अली खां कर लिया तानसेन ने। इन्होंने मियाँ मल्हार, दरबारी कानड़ा, मियाँ की सारंग आदि रागों का आविष्कार किया। इन्हें ध्रुपद गायन, दीपक राग मल्हार और मेघ मल्हार में महारत हासिल थी। अकबर ने दोस्तों इन्हें कंठाभरण वाणी विलास और मियाँ की उपाधि दी किसे? तानसेन को।
तानसेन का मकबरा दोस्तों ग्वालियर में गौस मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चर्चा कर ली संपूर्ण बघेलगंज के बारे में अपने इस वीडियो में। यदि वीडियो से आपको सहायता मिलती है तो अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर कर लें जो आपकी ही तरह ऐसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक आप ज़रूर साझा करें दोस्तों। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो बस इसी तरीके से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।